नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। What people perceive is what they believe। और राजनीति में इन शब्दों के मायने बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लाइफ में रियलिटी से ज्यादा ताकतवर परसेप्शन होता है। राजनीति में कोई भी छवि रातों रात नहीं बनती। ये नेता के कर्म, उनकी कथनी, उनके प्रतीकों और बार बार दोहराए जाने वाले नैरेटिव का एक ऐसा क्यूमुलेटिव नतीजा है जो सीधे जनता की यादों में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है। और जब आइडेंटिटी, रेप्यूटेशन और परसेप्शन ये तीनों एक कतार में आकर मिलते हैं, तब जाकर एक पॉलिटिकल ब्रांड तैयार होता है। और आज हम अपने इस खास शो में कुछ मेहमानों के साथ परसेप्शन के इसी साइंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राजनीति की दुनिया में आज जनता की सोच के दायरे में नेताओं की इमेज का इंपैक्ट क्या है और यही इमेज कैसे किसी को सियासत के शिखर पर लेकर आती है तो किसी को राजनीति से दूर लेकर जाती है। आज इसी दिशा में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके जरिए हम ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर देशवासियों का परसेप्शन कैसा है और उनकी अपनी इमेज राजनीति को कितना इफेक्ट करती है। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। तो आइए इसी साइंस ऑफ परसेप्शन को करते हैं आज डिकोड। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मोनिका शर्मा जी मौजूद हैं, संजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनुराग वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत मोनिका जी सबसे पहले आपके साथ करूंगी। क्यों किसी नेता को जब जनता अपना नेता मानने लगती है तो सबसे पहले उसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं और दूसरा, क्या प्रधानमंत्री की जो सेल्फ मेड लीडर वाली छवि है वो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा अपनापन फील करती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जिस तरीके से वो जनता के बीच में अपीयर होते हैं, जिस तरीके से वो मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ते हैं, जो वो फील कराते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान सेवक है, जैसा कि उन्होंने बहुत बार अपनी रैलियोज़ में, अपने संबोधन में कहा है। तो एक आम आदमी, एक भारतवासी ये महसूस करता है उनके साथ कि वो उनका ही एक हिस्सा है जो उन्होंने सदा फील कराया। और ये किसी भी एक नेता की बहुत बड़ी खासियत हो सकती है, क्योंकि जब तक हम जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे, देखिए चुनाव में क्या मैनिफेस्टो आएगा, उसके बाद उस मैनिफेस्टो पे क्या काम किया जाएगा, किस दिशा में काम किया जाएगा, देश किस दिशा में जाएगा, प्रगति कैसी होगी, ये सारी चीजें तो बहुत बात की है। लेकिन पहले उस इंसान के साथ मैं जुड़ाव तो महसूस करूं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी जैसे हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे साथ जो व्यक्ति बैठा है वो हमसे जुड़ाव महसूस करे, हमको ये लगे कि हम उसकी विचारों को, भावनाओं को समझ पा रहे हैं। तो मोदी जी ये काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वो ये जानते हैं कि कैसे हमें एक आम हिंदुस्तानी के साथ जुड़ना है, कैसी जमीन पे लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जगह जगह घूम घूम के किस तरीके से कारसेवक के रूप में कार्य करके वो जाना है, तो वो दर्द पहचाना है। तो जब वो अपनी स्टोरीज के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि देखिए इस तरीके से मैं वहाँ वहाँ घूमा, मैंने ऐसे ऐसे देखा, हमारी माताएं बहनें कैसे परेशान होती हैं, तो उस तरह से जब उन्होंने उज्ज्वला योजना
लाई हमारे देश के सामने, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने किया, जो खुद प्रधानमंत्री एक झाड़ू लेकर के सड़क पे झाड़ू लगाता है तो हम वो गृहिणियां कनेक्ट फील कर पाती हैं कि जब हम घर में सफाई करते हैं, हमारा घर साफ होता है, तो हम देश क्यों नहीं साफ कर सकते। और जब ये व्यक्ति ये नहीं दिखा रहा है कि वो प्रधानमंत्री है, उसके लिए देश महत्वपूर्ण है, देशवासी महत्वपूर्ण है, तो ये पॉलिसी जो है उनकी बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। और जो वो करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा उसमें हमको ये महसूस भी होता है कि वो दिल से कर रहे हैं, वो उनके अंदर से आ रहा है, कोई बनावटीपन नहीं लग रहा है, जो सबसे खास बात ये होती है। अदरवाइज नेता बहुत सारे ऐसे हैं जो अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर अगर मोदी जी अभिनय भी कर रहे हैं तो मैं कहूंगी बहुत ही जानदार और शानदार अभिनय है उनका, कि देख करके लगता है कि बस ये हमारे देश का नेता है और हमें एक डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह पर ये लेके जाने वाला है। कन्विंसिंग तरीके से वो उस बात को कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। लेकिन संजय जी, अभी मैम ने जिक्र किया मन की बात कार्यक्रम का, बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम, सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना, आपको लगता है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक नया मॉडल प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित कर दिया है अब, एक लंबी लकीर खींचते हुए? बिल्कुल। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जब से राइज हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में जब से 2001 से जब वो आए हैं, सक्रिय हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे देखें या बाद में प्रधानमंत्री के तौर पे, अपने आप को जनता से सीधा कनेक्ट करने का जो उनका एक जो अभियान है, उसमें आप देखेंगे निरंतर कुछ न कुछ एडिशन होता आ रहा है। जैसा अभी मोनिका बहन जी ने बताया कि शुरू में आप देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से सिद्ध किया जैसे कि विकास पुरुष के रूप में उन्होंने एक गुजरात मॉडल दिया, और उस गुजरात मॉडल से, हालांकि गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट ऑलरेडी रहा है, लेकिन गुजरात मॉडल से उन्होंने लोगों में ये संदेश दिया कि किसी भी राज्य का विकास, किसी भी देश का विकास उसके नागरिकों को सम्मिलित करके किया जा सकता है, ना कि इंडिविजुअल पॉलिसी बनाकर और उसके इम्प्लीमेंटेशन से किया जा सकता है। तो अपने आप को लोगों से जो कनेक्ट करने का उनका जो एक स्टाइल है, वो पूरे विश्व के जो बाकी नेताओं में देखेंगे उनसे भिन्न है। गरीबों के साथ अपने आप को कैसे कनेक्ट करना है, जैसे चाय वाला का परसेप्शन लाना, जैसे झाड़ू लगाना बहन जी ने बताया, जैसे लोगों के बीच, लोगों की वो कौन कौन से ऐसे काम है जिनसे उनके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। उनके भाषण में भी देखेंगे कि भाषण में वो भाषण नहीं होता, वो एक संवाद होता है। हर एक लोगों पे उनकी दृष्टि होती है, कहीं पे कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उस जगह पे वो खुद से उसको नोटिस करते हैं और वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो ये जो इनका जो एक स्टाइल है, जो लीडरशिप का स्टाइल है, वो लीडरशिप स्टाइल दुनिया में सबसे भिन्न है, अलग है। इस तरह का स्टाइल अगर आप स्टडी करेंगी तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी में था। हाँ, इस तरह का लीडरशिप स्टाइल चाचा नेहरू में था, जवाहरलाल नेहरू जी में था। तो इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो कुछ इनकी छवि लोगों से कनेक्ट करने का जवाहरलाल नेहरू से मिलेगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था कि देश क्या है, तो उन्होंने उसका बताया था कि देश जो है वो सिर्फ एक भूभाग नहीं होता है, वहाँ के लोगों से जुड़ा होता है, उस लोगों के विचार से जुड़ा होता है, और उन लोगों का जो देश के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, उससे जुड़ा होता है। तो मोदी जी ने इन्हीं तीनों विषय को वो आगे लाए हैं और उसको और सशक्त होकर उसको उन्होंने। अनुराग जी, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जब हम कहते हैं कि नब्ज प्रधानमंत्री पकड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये उन्हें पहले से पता था कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, डिलीवरी की तो बात करनी है, काम तो बोलेगा, लेकिन इसके साथ साथ उस परसेप्शन को कंटिन्यूअस कैरी करना है जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज को अपने साथ आगे लेकर बढ़े। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो भारत जो है वो एक बहुत लंबे जो लीडरशिप वैक्यूम से उभरा था और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंडिया को मिली थी। अगर हम यूपीए 1 की बात करें, यूपीए 2 की बात करें, तो एक आम आदमी के दिमाग में हमेशा ये भ्रम रहता था कि पावर सेंटर क्या है, पावर सेंटर 10 जनपद है या पावर सेंटर प्रधानमंत्री आवास है या प्रधानमंत्री कार्यालय है। ये हमेशा से एक कन्फ्यूजन की स्थिति रही। पीएम मोदी ने जब से 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद लिया तो सबसे बड़ी चीज जो एक भारतवासियों के दिल में एक चीज गई वो ये गई कि भाई अब एक स्ट्रांग आदमी बैठा, अब पावर सेंटर मल्टीपल नहीं है, अब किसी पार्टी अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है, अब किसी
पार्टी के किसी नेता के सेक्रेटरी के पास पावर नहीं है, अब पावर सिर्फ एक आदमी के पास है, वो है प्रधानमंत्री का पद। मतलब पहले क्या था कि प्रधानमंत्री एक का एक पद था और सुपर प्राइम मिनिस्टर कई सारे थे। तो वो जो सुपर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था वो 2014 में पीएम मोदी ने खत्म कर दिया और ये मैसेज गया कि पीएम ही सुप्रीम है। और वो बहुत लंबे समय के बाद हुआ था। भाई 10 साल का जो गैप होता है वो इतना बड़ा होता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ता है, वोटर, एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ता है अवेयर समाज में जो जानकार व्यक्ति का। तो वो जो जुड़ा उसको ये मैसेज गया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पीएम जो है वही सर्वोपरि है इस देश में। ठीक है, एक लाइन मोनिका जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, सिंगल लाइन, हाउ यू डिफाइन इट? charismatic personality. संजय जी। Modi ji is the people who can, is a person who can directly connect with the people. अनुराग जी, वन लाइन। स्ट्रॉन्ग लीडर, देश प्रेम के लिए किसी भी लिमिट तक अपनी कुर्सी की लालच में देश प्रेम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और हिंदू सेंटिमेंट्स को समझने वाला। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में भी कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उस एक माइंडसेट के साथ जो उन्होंने काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ एक परसेप्शन है, एक इमेज है अमित शाह को लेकर भी। अमित शाह जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनकी निर्णायक छवि ज्यादा मजबूत है या एक रणनीतिकार के तौर पर वो ज्यादा मजबूत नजर आते हैं? इसे भी आइए डिकोड करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। मोनिका जी, अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह की एक ऐसी इमेज बनी कि बहुत कड़े फैसले लेने वाले एक नेता के तौर पर। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक निर्णायक और कड़े फैसले वाली इमेज को लेकर चलता है तो जनता के मन में उन्हें देखने का मनोवैज्ञानिक नजरिया किस तरीके का होता है? देखिए, मनोवैज्ञानिक जो फ़र्क पड़ता है वो इस तरीके से पड़ता है कि वो थोड़ा सा मतलब उस व्यक्ति के साथ उतना खुल के जुड़ाव महसूस नहीं करते, बट उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो इतनी अच्छी होती है जो हमें कार्यों में परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है। क्योंकि एज अ होम मिनिस्टर जो उन्होंने काम किया है वो बहुत बेहतरीन काम किया है। वो होम मिनिस्टर हैं, एक साइलेंट व्यक्ति हैं, लेकिन वो जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जैसे वो फ्लोर मैनेज करते हैं जब हमारे पार्लियामेंट की बात आ जाती है, फिर वो जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जुड़ करके ग्रास रूट पे जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो भी सरकार आगे कार्य करवाना चाहती है, वो जनता तक जो पहुंचवाना है, वो जो नीति है, जो अमित शाह जी का वर्क है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि एक्चुअल में देखिए, सरकार कुछ तभी कर पाएगी पूर्णिमा जी जब वो सरकार में आएगी। तो चुनाव जीतना मुझे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा फोर्टे है जिसमें वो माहिर हैं। तभी विंस आफ्टर विंस हम देखते जा रहे हैं कि इतने सारे इलेक्शंस हमारे विभिन्न विभिन्न राज्यों में हुए, देश के स्तर पे हुए। तो वे व्यक्ति जानता है कि किस क्षेत्र में क्या बात करनी है, कैसे अपनी योजनाओं को पहचानना, मतलब लोगों के बीच में प्रस्तुत करना है और कार्यकर्ताओं को क्या कहना है जो वो जनता तक करेक्ट संदेश पहुंचा सके। तो ये एक बहुत ही डीप लेवल का वर्क है जो आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति तक प्रधानमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, केंद्र मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, कोई भी मंत्री नहीं पहुंच रहा है। लेकिन कौन है जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहा है बीजेपी का। तो वो सही बात कहे, सही संवाद कहे और सरकार की नीतियां और लाभों के बारे में सरकार का जो भी आगे चल के कार्य होने वाला है वो जनता तक पहुंचाए। तो एक एक कार्यकर्ता से वो जिस तरीके से बात करते हैं और जिस तरीके से वो बूथ लेवल मैनेजमेंट करते हैं, तो वो उनका बहुत शानदार काम है। तभी
आज बीजेपी की सत्ता इस तरीके से हमारे पूरे भारतवर्ष में ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है, तो ही इज सर्टेनली अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिस्ट एज वेल एज चाणक्य। तो हम सभी कहते हैं कि वो दिमाग इस तरीके का है जो वो काम कर रहा है, जो रिजल्ट लेकर के आ रहा है। मतलब और ये सारी बातें जनता के मन में घर भी करती हैं। बिल्कुल करती है, बहुत मजबूत नेता के तौर पर। ठीक है बिल्कुल। संजय जी, धारा 370 और फिर उसके बाद सो ऑन बहुत सारे फैसले ऐसे रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लिए गए। तो ये जो डिसाइसिव लीडर वाली एक इमेज है अमित शाह की, इसने जनता के बीच में उनको एक मजबूत और बार बार एक ऐसे नेता को देखने और राष्ट्र के पॉलिसी मेकिंग में उनके रोल को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराया है और उन्होंने ऐसा काम भी किया है। अमित शाह जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले पॉलिटिशियन हैं। और आप देखेंगे कि बीजेपी का जो एजेंडा था, जो इनका बीजेपी का जब से शुरुआत हुआ 1980 के बाद से आप देखेंगे, और इन्होंने जो अपना एक बनाया था हिंदूवादी छवि बनाई थी, और जो शुरू से ही 19 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से ही जो चलता था कि एक संविधान एक विधान करके, एक देश एक संविधान एक विधान, उन सब विषय को बीजेपी ने अपने एजेंडा को स्थापित करने के लिए अमित शाह से ज़्यादा मजबूत कोई लीडरशिप नहीं हो सकती थी। यही कारण था कि इनको होम मिनिस्ट्री दी गई, और होम मिनिस्ट्री के पास इनके पास जो भी काम करने को दिया गया उस पर इनका बड़ा अच्छा होमवर्क था, और इन्होंने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। इनको अगर देखेंगे जितने भी निर्णय लिए गए हैं, कोई भी ऐसा निर्णय नहीं है जो देश हित में ना हो, जो बहुत ही मजबूती से देश के हित में लिया गया है। और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट के नाते ये ऐसा नहीं है सरकार भी बनाना भी, जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल हमारे साथ है। वेस्ट बंगाल के को वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए देश हित में जितने भी कार्य हो सकते थे सब इनसाइड या आउटसाइड करके इसको किया गया है। कुछ अंदरूनी डिसीजन भी लिए गए हैं जिसमें कि अमित शाह ने अपने खुलकर निर्णय लिए हैं, और वहाँ पे कई सारे ऐसे दौरे किए हैं। दूसरा आप देखेंगे कोई शोर शराबा नहीं करते हैं और धीरे से काम हो जाता है। आपको पार्लियामेंट का अगर उनका भाषण जब वो धारा 370 हटाया जा रहा था तो उस पर आप देखेंगे कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो स्ट्रॉन्ग छवि जो उनकी बनी है वो एक देशभक्त की छवि बनी है, और नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करने में इनका अमित शाह जी का योगदान किसी से भी कम नहीं, ज़्यादा ही है। ठीक है। तो इस तरह करके अमित शाह एक हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले नेता हैं, जो आने वाले समय में अभी और कई निर्णय ऐसे उनके द्वारा लिए जा सकते हैं, लेने जाने हैं, जो कि बीजेपी के एजेंडा में है और बहुत देश हित में इम्पैक्ट है। भी वो क्रिएट करेंगे। जी। अनुराग जी, अमित शाह की संगठन क्षमता, चुनावी रणनीति हर किसी ने देखी है, लेकिन आपको लगता है कि उनकी व्यक्तिगत तौर पर ब्रांड आइडेंटिटी को मजबूत किया है इन फैसलों ने और इस तरीके ने जैसे वो काम करते हैं? देखिए, अमित शाह जी के लिए अगर मेरे से पूछिएगा तो मैं एक शब्द में उनको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो ही इज़ अ सिंपली परफॉर्मर। उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। देखिए, 370 हटना, राम मंदिर का फैसला, ये ऐसी चीज़ें थी कि आप एक बार उसको आदेश तो कर सकते हैं, कोर्ट से आदेश तो हो सकता है या संसद से बैठ के उसका फैसला, लेकिन उसके बाद उसको ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे शांति बनाए रखनी है, उसमें जो अमित शाह जी का रोल रहा है वो एक इतिहास में दर्ज होने वाली चीज़ है कि आप इतने बड़े फैसले हुए जो शायद आज़ादी, एक तो आज़ादी के बाद से वो नासूर बना हुआ था, दूसरा 500 साल से, उसको एक झटके में जिस तरह से किया गया और ग्राउंड पे एक चू नहीं हुई, उसको उसका सारा श्रेय अमित शाह जी को जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमेशा क्या रही है, अगर आप चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को, जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, ओवरशैडो किया, लेकिन अमित शाह ने कभी भी पीएम मोदी को ओवरशैडो नहीं किया। वो हमेशा उनके साथ में एक हनुमान की तरह दिखे हैं, ना कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी को ओवरशैडो। बहुत भरोसेमंद, एक साथ साथ चलने वाले। हाँ। तो मेरे हिसाब से अमित शाह जी जैसा, मतलब हमने वो भी समय देखा हुआ है जब गृह मंत्री जी हमारे जाने जाते थे दिन में 4 बार कपड़े बदलने के लिए, सूट बदलने के लिए। वहीं हमने ऐसा भी देखा है कि बड़े बड़े फैसले देश में हुए और कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई खून खराबा नहीं, बहुत शांति से सब चीज़ें निपट गई। ये चीज़ बताती है कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर जब ऊपर बैठा होता है तो
जो पत्थरबाज के हाथ कांपते हैं पत्थर चलाने एक में। डिसिप्लिन का फील भी बिल्कुल, उनके रहते हैं, बिल्कुल। गृह मंत्री के तौर पर आया। तो एक लाइन क्या डिसाइसिव आपके लिए, आपके नजरिए से अमित शाह को लेकर है जो डिफाइन करती है उनको? परफॉर्मर, वो डिलीवर करते संजय हैं, जी? बातें नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट। मोनिका जी? मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। सो लगभग स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जाना जाता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ एक और पर्सनालिटी है, और वो ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत शोर शराबे से दूर शांत तरीके से, संयमित तरीके से अपना काम करती आई है। उस पर्सनालिटी को करते हैं अब डिकोड। नाम है ओम बिरला। संसद के अंदर गरिमा बना के रखें। आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं? चालू है, माइक चालू है। आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। मोनिका जी, ओम बिरला के साथ ही मैं शुरू करूंगी। आपको लगता है कि लोगों को ऐसे नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा होता है जो कि शक्ति प्रदर्शन की बजाय स्थिरता, धैर्य और साथ ही निष्पक्षता का संदेश देते हो? तो साइकोलॉजिकली लोग इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक मतलब अगर जितना हम लोग देखते हैं तो हमको वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी ज़्यादा नज़र आते हैं, जो अपनी बातें बिल्कुल सधे हुए शब्दों में कहते हैं, कम शब्दों में कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मुझे नहीं नज़र आते। जहाँ पे ज़रूरत होता है केवल वो उतना ही बोलते हैं, गिनी चुनी नाप तौल की बातें। और जहाँ पे मतलब हमने कई बार जब भी हमने लोकसभा की कार्यवाही देखी तो हमने ये देखा कि जहाँ पे ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा केओस क्रिएट कर रहा होता है, काफ़ी इशूज़ हो रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को बड़ी सरलता से सामान्य करते हैं और लोकसभा की गरिमा नहीं गिरने देते, सभी लोगों को संतुलन बना के। तो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी भी मैं उन्हें कहूंगी, क्योंकि तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तरह तरह के राज्यों से जो हमारे सांसद आ रहे हैं, जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, पर्सनालिटी अलग हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यक्ति होगा वही ये काम कर पाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके की पर्सनालिटी है, ये इस तरीके की पर्सनालिटी है, ये इनका परसेप्शन है, इनको ये चीज़ ज़्यादा सूट करेगी। तो and very better understanding, good understanding of the psychology of the people as well। ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे सामने जो 10, 15, 20 लोग बैठे हैं या 200 लोग बैठे हैं वो किस तरीके से हैं, हम उनको डील कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं और कैसे हम उनको एक मिडवे पे ला सकते हैं, ताकि जिस काम के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं वो काम बहुत अच्छा तरीके से किया जा सके। तो उनकी जो मैनेजमेंट स्किल है वो बहुत अच्छी है, जो कि आक्रामक नहीं है, सधी हुई है और लोगों के साथ तालमेल बिठाने वाली है। तो एज अ मैनेजर तो मैं कहूँगी एक्सीलेंट मैनेजर उनको कहना चाहिए लोकसभा का, कि जो बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करना जानते हैं। संजय जी, ओम बिरला जी के बारे में खास तौर पर बात करती हूँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है, जो स्पीकर का पद होता है, वो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है। जी, जी। लेकिन उसके बावजूद ओम बिरला ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बिल्कुल। आप उसको कैसे देखते हैं? ओम बिरला जी के स्वभाव को अगर देखना है तो उनके लोकसभा से आप स्टार्ट कीजिए। उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे देखेंगे उनकी वो जितने पॉपुलर हुए हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से, उतना पॉपुलर आज तक कोई लीडर नहीं हुआ है। और वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी की स्थिति ये है कि और इतने उन लोगों से कनेक्टेड हैं जो कि छोटी छोटी घटनाओं में, छोटी छोटी दुर्घटनाओं में सबके यहाँ आसानी से उपलब्ध होने वाले नेता हैं। तो पॉपुलैरिटी वहीं से आती है, उनकी सहजता वहीं से आती है। और इनको अगर देखेंगे तो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के हैं। शांत और सरल स्वभाव, मिलनसार स्वभाव, सबसे मिलजुल कर चलना, आगे बढ़ना। भाषा भी उनका जो है वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आक्रामक नहीं होता है, हमेशा मुस्कुराते रहना। ये जो पर्सनालिटी है वो सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप विपक्ष को भी देखें तो विपक्ष ने कभी ओम बिरला जी का
कभी भी आप देखेंगे कभी भी उस तरह से शिकायत नहीं किए हैं जिस तरह से बाकी अन्य लोगों का होता रहा है। तो ओम बिरला एक सहज सरल स्वभाव के और बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले नेता हैं जो अपने लोगों से, अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं सबसे कनेक्ट हैं, सबके लिए इजीली अवेलेबल हैं। जी अनुराग जी, नए सांसदों को बोलने देने का मौका देना, जो युवा हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको उनका पूरा समय देना, उनको एक सहजता देना, एक कंफर्टेबिलिटी देना, आपको लगता है कि इसमें एक मार्गदर्शक वाली, एक मेंटोर वाली छवि ओम बिरला जी की शामिल रहती है जो उनके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट्स का हिस्सा है? देखिए, ओम बिरला जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो वो कर रहे हैं वही एक्चुअली लोकसभा के स्पीकर का काम होता है। लेकिन अभी पिछले काफ़ी दिनों, काफ़ी लंबे समय से जो राजनीति थोड़ी सी ट्रबल्ड रही या थोड़ी सी संकट में रही लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, क्योंकि कभी भी बहुत लंबे समय से क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई, जो फ्रैक्चर्ड मेजॉरिटी रही, गठबंधन की सरकारें बनी, तो उसकी वजह से जो उसकी कमियां थी वो लोकसभा की फंक्शनिंग में हमेशा दिखी हैं। अब ऐसी स्थिति में जो हुआ क्या है कि वो लोकसभा स्पीकर का जो असल काम था वो छोड़ के वो कुछ और कर रहा होता था, वो मैनेजमेंट ज़्यादा कर रहा होता था। मैं अपनी याद में बात करूं तो ओम बिरला जी के पहले मैंने इस तरह की बहुत अच्छा काम करते हुए जो मेंटोर वाली आपने जो बात कही है, उसको अगर मैं याद करूं तो सोमनाथ चटर्जी को मैं हमेशा याद करता हूं कि उन्होंने एक, आज भी मैं अगर उनकी बात, उनका नाम ले रहा हूं, वो इतने बहुत सालों बाद, मतलब मुझे 10-15-20 सालों के बाद, तो इसका मतलब उनका कोई योगदान रहा होगा। तो ओम बिरला जी के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, उन्होंने जिस तरह से लोकसभा की गरिमा को बनाए रखा है और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा स्पीकर के जो पद है उसका जो कद बढ़ाया है वो काबिले तारीफ है। उसको आने वाले समय में लोग याद रखेंगे और एक नई लाइन उन्होंने खींच दी है कि अब लोकसभा स्पीकर का काम ये है। ठीक है, मोनिका जी, एक सिंगल लाइन में अगर ओम बिरला साहब को डिफाइन करें तो कैसे होगा? सीधे, सरल, सहज और लोगों को बहुत बेहतरीन मैनेज करने वाले व्यक्ति। संजय जी, फॉर यू? सरल स्वभाव के और सबसे मिलकर रहने वाले, सबके लिए सुगमता से उपलब्ध होने वाले नेता। अनुराग जी? सबके प्रिय व्यक्ति। सबके प्रिय व्यक्ति। चलिए, ओम बिरला के बाद अब बात करेंगे हम राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी को लेकर और उनकी पर्सनालिटी को लेकर डिकोड करना ये जरूरी है कि राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है? ऑपोजिशन यानी कि इधर बीजेपी, या फिर उनकी अपनी इमेज उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आई है, सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आई है? राहुल गांधी को भी डिकोड करना बहुत जरूरी है। सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉप शुरू कर दी। सर 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर। सुना यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम। सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। तो अब करते हैं राहुल गांधी को डिकोड। मोनिका जी, पहला सवाल आप ही से है कि जब किसी भी एक व्यक्ति की धारणा बहुत लंबे समय तक एक जैसी बनी रहे तो साइकोलॉजिकली एंड इन द परसेप्शन ऑफ पीपल कितना ज्यादा डिफिकल्ट है उसको ब्रेक करना? जी पूर्णिमा, देखिए जिस तरीके से हमने इनकी पर्सनालिटी देखी है तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ज़्यादा है इनको लेकर के। पहले जो इनकी जो इमेज आती थी, पर्सनालिटी, जो इनके बातचीत करने का तरीका आता था, तो उसमें थोड़ा सा कॉमिकल अंदाज हमें निकल के देखने को मिलता था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इनका एक नाम भी रखा, जो इन्होंने फिर तोड़ने की कोशिश की, काफ़ी समय लगाया उसको, फिर वो एंग्री यंग मैन की भूमिका में आ गए, जो कि उनके ऊपर वो भी जचता नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी काफ़ी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी मेरे हिसाब से, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो जाने वाले, कॉपी करने वाले,
बहुत सारी जगहों पे हमने उनके भाषणों में, उनके बोलचाल के तरीके में इस तरीके से देखा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जुड़ाव नज़र नहीं आता और वो रियल नहीं लगता, उनके अंदर से फेक लगता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस मुझे नज़र आते हैं राहुल गांधी के अंदर, कि वो कन्विक्शन नहीं है, भाषा शैली में भी काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां देखने को मिली हैं। अरे आप भाषण, मैं कहूँगी कि आप देख करके पढ़ लीजिए, आप रैलियों में जा रहे हैं, आप देख करके पढ़ के बोलिए, लेकिन सही बोलिए जिससे कि लोग आपकी बातों को सही समझ पाए। संजय जी, एक्शन भी कंट्रोवर्सी भी दोनों साथ साथ चलती हैं, कितना डिफिकल्ट ये राहुल गांधी के लिए उनके परसेप्शन को बनाती है? देखिए, राहुल गांधी जी का जो लीडरशिप है वो उनके पार्टी के द्वारा ही एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जब से ये पार्टी में आए हैं तब से आप देखेंगे पार्टी के कई लोग, कई वरिष्ठ लोग छोड़ चुके हैं। कहा जाता है कि इनके एरोगेंसी को लेकर और अनएक्सेप्टेबल लीडरशिप स्टाइल जो है उसको लेकर, लोगों से कनेक्ट नहीं होने वाला, जो अपने नेताओं से कनेक्ट नहीं होने वाला जो विषय है उसको लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा का एग्जाम्पल आपके सामने है। या फिर आप देखेंगे कई ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस के बड़े अच्छे नेता हुआ करते थे, और हाल के वर्षों में जो आप जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी का बात सुनेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी में कहीं ना कहीं एक एरोगेंसी वाली बात है, और इनका अपना जो देने का कैपेसिटी है, और जो वो मतलब कि ना ही पार्टी के फेवर में जाता है और ना ही देश के हित में जाता है। तो ये एक एरोगेंसी और अपने आप को जबरदस्ती एस्टेब्लिश करने वाली स्थिति बनाकर हमेशा रखते हैं। अनुराग जी, आपको लगता है कि यही जो पब्लिक इमेज है उनकी, कि आप विकास होता है उसका विरोध करते हैं, आप बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, अच्छी चीज़ों को कभी भी आप प्रेज नहीं करते हैं, ऑल द टाइम आप सिर्फ एक विरोध की राजनीति करते हैं, ये इमेज राहुल गांधी के लिए मुश्किलों का ही सबब बनी है? डू यू थिंक सो? देखिए पूर्णिमा जी, राहुल गांधी जी के लिए ना दो चीज़ें मुश्किल का वो है। एक तो राहुल गांधी जी बहुत बड़े परिवार से आते हैं, भारत के सबसे बड़े राजनीतिक राजघराने से आते हैं। एक तो वो छवि उनकी है, दूसरी उनकी अपनी जो राजनीति उन्होंने 20-25 साल 30 साल जो करी है उसकी राजनीति छवि है, जो जिसके आपने जिक्र किया कि वो विरोध की राजनीति कर रहे हैं, वो हर चीज़ की आलोचना कर रहे हैं, वो फौजों पे भी सवाल उठा देंगे, वो सब पे सवाल उठा देंगे। तो इनकी दो छवि है, ये इस दो छवियों के बीच में राहुल गांधी की खुद की पर्सनैलिटी फंस गई है। बन गए वो बेसिकली जो है उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो राहुल गांधी जी नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी को फॉलो करें या अपनी लिए अपनी जो उनकी राजनीति है कि वो इतने लंबे समय से सांसद हैं उसको लेके वो चले। तो उस चीज में हम आप भी कंफ्यूज हैं और वो खुद भी कंफ्यूज हैं। वन वर्ड फॉर राहुल गांधी। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। सर? नॉट सीरियस पॉलिटिशियन। मैम? कंफ्यूज्ड एंग्री मैन। कंफ्यूज्ड एंग्री मैन। ओके, एक और मैन की बात करते हैं अब इसके बाद, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो सबसे बड़े पोलराइजिंग नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन क्या उनकी इमेज उनके लिए प्लस है या माइनस है? आइए करते हैं ट्रंप को डिकोड। Everybody feel it, come around with the rhythm, this is sound. Everybody get down when we give it to you. Everybody feel it, come around with the rhythm, this is sound. Everybody get down when we give it to you. To begin with, I ended 8 wars. It's not going to deter me from winning the war in Iran. I wouldn't tell you we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all. सबसे पहले मोनिका जी, ट्रंप के लिए मैं आप ही के पास आ जाती हूँ, क्योंकि क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं जनता के मन के बीच में, जो एक पॉलिटिकल करेक्टनेस से ऊपर उठकर कड़े फैसले लेने वाले लोग?
देखिए, अपनी जनता के लिए तो पूर्णिमा अच्छे ही हैं, जो उनका मागा वोटर बेस है वो उनसे खुश है, नेशनलिस्ट हैं, वो अपने देश के लिए सबसे आगे वापस काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो भी पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने अमेरिका को बहुत पीछे पहुंचा दिया है, तो वो अमेरिका की पावर को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके अपने देश में उनके वोटर्स के बीच में उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, और जो उनका तरीका है इनफॉर्मल वे में बात करने का, वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है कि बिल्कुल खुल के बात करते हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिल्कुल नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं। अमेरिका में जैसे स्लैंग्स यूज़ किए जाते हैं वो आराम से वैसे स्लैंग्स यूज़ करते हैं। कोई राष्ट्रपति की गरिमा वाली चीज़ नहीं नज़र आती है, तो कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो जब एक आम अमेरिकन सुनता है तो उसको लगता है हाँ, हम लोग भी तो आम जीवन में ऐसी बात करते हैं, तो ये हमारा राष्ट्रपति भी कर रहा है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है। तो उनके अपने देश के जो लोग हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन एज अ ग्लोबल लीडर मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक जो इमेज उनकी आती है वो एक डिक्टेटर वाली आती है, कंट्रोलिंग वाली आती है, कि वो पूरी दुनिया पे शासन करना चाहते हैं, और जो उनकी नीतियां हैं वो लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते रहे, जिस तरीके से उन्होंने युद्ध रुकवाने की बात की, बट उनके लिए वो बड़ा सा नॉर्मल सी चीज हो गई। अनुराग सर, आपको लगता है क्योंकि जितने भी विवाद ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुए हैं वो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं, या उनकी ब्रांड रिकॉल के लिए वो पॉजिटिव है? देखिए, एक चीज यहाँ पे पूर्णिमा जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कभी भी अपनी छवि को लेके उन्होंने कोई दोहरे मापदंड नहीं अपनाए। वो जो अंदर से है वो है, जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ। हाँ। तो उन्होंने अगर उन्होंने ये विश्व को ये बताने में कभी भी कोई गुरेज नहीं किया कि वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन और सीरियस बिजनेसमैन है। उनके सारे स्टेप वो व्यापारी की दृष्टि से एकदम परफेक्ट होते हैं, राजनेता की दृष्टि से भले ही वो फेल हो। चाहे आप उनके पूरे एक एक स्टेप को डिकोड कर लीजिए। मतलब अच्छा पूर्णिमा जी, एक बहुत 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 दुर्भाग्य का विषय है कि इस समय विश्व में जो बड़ी शक्तियां हैं वो एक बहुत ही नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस के हाथ में चली गई हैं। तो वो अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, और नंबर 2 क्या है कि अपनी जिद में वो अब ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना उनका ऐसा वो अपना बयान दिए जा रहे हैं, आपको जो समझना समझते रहो। हाँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि संजय जी, अब ट्रंप क्या है ना, हर चीज पर उनका रिएक्शन आता है, और वो मागा की बात डे 1 से कर रहे हैं। तो ये जो अस वर्सेस देम वाला जो एक परसेप्शन सेट किया है ट्रंप ने, ये उनके लिए उनकी कंट्री में तो फिर इवेंचुअली बेनिफिशियल है ही ना। देखिए, इस पे मैं थोड़ा सा इस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनके देश में अभी तक 3 बार बहुत बड़े लेवल पे उनके अगेंस्ट में जनता खड़ी हो चुकी है। तो अपने उनके कंट्री में भी देखेंगे तो इनका पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। ये किसी से अपने मंत्रालय में भी ये कोई विमर्श नहीं करते हैं और डिसीजन खुद स्वयं से ले लेते हैं। इस टाइप से कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं। अभी आप देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे तो इनका रिलेशन, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी इन्होंने अपने रिलेशन को ठीक नहीं रखा। तो एक जो ग्लोबल लीडर वाली जो बात इनमें थी या अमेरिकन प्रेसिडेंट में अभी तक होता रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप का वो धीरे धीरे ग्राफ कम होता जा रहा है। पॉपुलैरिटी में देखेंगे तो पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही है, और अपने देश के हित में ये कितना फैसला लेते हैं इससे यही पता चलता है कि अन्य देशों के साथ इनके कैसे संबंध बनते जा रहे हैं। आज के डेट में यूरोपियन यूनियन जो इनका एक बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, नेटो जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, सबसे मजबूत, मतलब अपने से दूर करते चले जा रहे हैं। एक वन लाइन फॉर ट्रंप क्या देंगे आप संजय जी? ऑटोक्रेटिक लीडर। अनुराग जी आप? बिजनेसमैन, व्यापारी। ओके, मोनिका जी? हाईली इगोइस्ट कंट्रोलिंग पर्सनालिटी। ओके, सो आज हमने दरअसल ये साइंस ऑफ परसेप्शन इसे डिकोड करते हुए इन 5 पर्सनालिटीज पर बात की है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में सिर्फ रियलिटी काम नहीं करती। पॉलिटिक्स में परसेप्शन, इमेज बिल्डिंग, लोग क्या सोचते हैं आपको लेके, और लोगों को आप उस सोच तक पहुंचाते कैसे, वहां तक लेकर कैसे जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी आपका, संजय जी आपका भी शुक्रिया, अनुराग सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।